हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम पिरा मेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों तो लगे रहिए, बने रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था रीनल सिस्टम में। हमने किडनी पढ़ लिया, किडनी के बाद में हमने सारे उसके पार्ट्स पढ़ लिए, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। और किडनी के बाद में हमने देखा किडनी में हमारे क्या पाए गए थे, रीनल पिरामिड पाए गए थे। क्या पाए गए थे? रीनल पिरामिड। इस टाइप के हमारे क्या पाए गए थे? रीनल पिरामिड्स पाए गए थे माय डियर। अब रीनल पिरामिड्स में हमने क्या कहा था कि इन रीनल पिरामिड को, इस स्ट्रक्चर को, इस किडनी के स्ट्रक्चर को जूम करने पर, क्या जूम करने पर हमें इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यहाँ पे जो मेडुला पार्ट में क्या होता है, मेडुला पार्ट में ये क्या था हमारा कोर्टेक्स पार्ट, ये था कोर्टेक्स पार्ट, और ये था हमारा क्या, मेडुला वाला पार्ट। अब हमने कहा था कि मेडुला वाले पार्ट को हम जूम करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे तो हमें कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, हमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। अब नेफ्रॉन ये सिचुएटेड कहाँ होते हैं किडनी में? नेफ्रॉन का पार्ट जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर या रीनल कार्पस्कल। क्या बोलते हैं? रीनल कार्पस्कल। तो ये जो रीनल कार्पस्कल वाला पार्ट है ये तो होता है यहाँ नियर पिरामिड या नियर पिरामिड, ठीक है। नियर पिरामिड या नियर पेपिला क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है इस तरीके से, इस तरीके से ये ग्लोमेरुलर सिचुएटेड होता है। और इसकी जो ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट है वो कहाँ पे दसा हुआ रहता है, वो अंदर पिरामिड्स के अंदर घुसा हुआ रहता है, जैसे इस तरीके से। ये ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट है, ये ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट है, इस तरीके से ये अंदर की साइड पिरामिड्स में लगा हुआ रहता है, और इधर कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। और जो ये रीनल कार्पस्कल वाला पार्ट है ये नियर मेडुला और इनर कोर्टेक्स में पाया जाता है। ये नियर मेडुला और इनर कोर्टेक्स में पाया जाता है। कौन सा? ये वाला पार्ट, इंटर इंटर कोर्टेक्स। कौन सा? इंटर कोर्टेक्स। और नियर मेडुला कौन सा पार्ट पाया जाता है? ये रीनल कार्पस्कल। और जो ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट है, ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? ये हमारे पिरामिड्स के अंदर सिचुएटेड होता है, हमारे मेडुला वाले पार्ट में सिचुएटेड होता है। ठीक है माय डियर। जूम करने पर हमें कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखेगी। और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर का रीनल कार्पस्कल वाला पार्ट हमारा होता है इंटरनल कोर्टेक्स में। किसमें? इंटरनल इंटरनल कोर्टेक्स में। और जो ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट होता है वो हमारा होता है मेडुला में। ठीक है, तो ये है हमारी किसकी स्ट्रक्चर? नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर। तो अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बाद बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि नेफ्रॉन आखिर क्या क्या, कैसा होता है, कितना होता है, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर होती है, और हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में कितने पाए जाते हैं। तो देखिए नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यूनिट ऑफ द किडनी क्या है? किडनी में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे किडनी की, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ये सबसे छोटी इकाई होती है संरचना के आधार पर भी और फंक्शंस के आधार पर। संरचना के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है हमारे किडनी की, लेकिन फंक्शन का काम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किसको बोल दिया? नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन क्या होती है? हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होती है। जैसे कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? हमारी सेल होती है। सेल से बनकर हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है। उसी प्रकार इन सब नेफ्रॉन से मिलकर बहुत सारी संख्या में, कितने लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स मिलकर क्या करते हैं? किडनी का निर्माण करते हैं। किसका? किडनी का। इसलिए इसको क्या बोल दिया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी बोल दिया दोस्तों। किसको? नेफ्रॉन्स को। नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करें कितनी संख्या में प्रेजेंट होते हैं, तो नेफ्रॉन इज, ये कितनी संख्या में प्रेजेंट होते हैं? अबाउट अबाउट 1 to 1.3 मिलियन। ठीक है, कितनी संख्या में प्रेजेंट होते हैं? 1 से 1.3 मिलियन की संख्या में एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं क्या? नेफ्रॉन। अब देखिए कितनी हो गई, कम से कम 8 से
10 लाख या 10 से 13 लाख भी हो सकते हैं। तो 10 से 13 लाख क्या पाए जाते हैं हमारी किडनी में, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं माय डियर। इनकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इनकी पाई जाती है, लेंथ होती है इसकी 3 से 5 सेंटीमीटर। एक नेफ्रॉन की लंबाई की बात करें तो 3 से 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। लेकिन होती बिल्कुल छोटी छोटी है, ठीक है। तो हमें क्या नहीं होती, सो नहीं होती। तो हमें इसके थोड़ा जूम करके माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या देखेंगे, छोटे छोटे नेफ्रॉन दिखेंगे। इनकी साइज मिलीमीटर्स में होती है, ठीक है। लेंथ इसकी सेंटीमीटर में होती है लेकिन साइज मिलीमीटर में होती है। थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोप से जूम करके हमें इसको देखना पड़ता है, तो मिलीमीटर में हमें देखना पड़ता है माय डियर। तो अगर आगे के पॉइंट की बात करें तो देखिए नेफ्रॉन संख्या में प्रेजेंट होते हैं 1 से 1.3 मिलियन। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज डलती जाती है, जैसे जैसे हमारा ओल्ड एज के हम होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, नेफ्रॉन कम होते जाते हैं। कितने कम होते जाते हैं, 1% नेफ्रॉन, 1% 1% नेफ्रॉन डिक्रीज डिक्रीज पर ईयर, 1% नेफ्रॉन डिक्रीज पर ईयर आफ्टर कितने साल के बाद, आफ्टर 40 to 45 ईयर। क्या, आफ्टर 40 to 45 ईयर, 40 से 45 साल के बाद हमारे क्या होते हैं, 1% नेफ्रॉन पर ईयर डिक्रीज होते जाते हैं या डैमेज होते जाते हैं। क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं या डैमेज होते जाते हैं नेफ्रॉन। तो हमें धीरे धीरे ओल्ड एज में क्या होती है, नेफ्रॉन्स की संख्या कम देखने को मिलती है और हमारी जो किडनी से रिलेटेड बीमारियां है वो स्टार्ट होने लगती है। जो ज्यादा ओल्ड एज पे चले जाएंगे, जैसे 60-65 की उम्र पे अगर चले जाते हैं, तो वहां हमें इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन देखने को मिलता है, इरेगुलर यूरिन देखने को मिलता है बुढ़ापे में। तो वहाँ क्या सिचुएशन होती है, यूरिन फिल्टर नहीं होते हैं, ठीक है। बीपी हमें लो देखने को मिलता है बुढ़ापे में, वो इसी वजह से देखने को मिलता है क्योंकि यूरिन ढंग से फिल्टर ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि नेफ्रॉन क्या हो गए, डैमेज हो गए, यूरिन फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है और यूरिन में क्या चले जाते हैं सारे, हमें डायबिटीज, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है। तो 1% नेफ्रॉन डिक्रीज पर ईयर आफ्टर 40 to 45 ईयर्स। अब इसकी पार्ट्स की बात करें तो ये वाला जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं, जो ये कैपिलरीज वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इसको क्या बोल देंगे हम, ग्लोमेरुलस। इस पार्ट्स को क्या बोल देंगे हम, ग्लोमेरुलस। ये क्या पार्ट है, ग्लोमेरुलस। ये वाला पार्ट क्या है हमारा, बोमेन कैप्सूल। जो ये आपको कप शेप में दिख रहा है, फनल शेप में दिख रहा है, ये क्या है हमारा बोमेन कैप्सूल। क्या है, बोमेन कैप्सूल। तो ये दोनों पार्ट किसमें आते हैं, हमारे रीनल कार्पस्कल में। किसमें आएंगे, रीनल कार्पस्कल में। तो रीनल कार्पस्कल में हमारे कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। पहला पार्ट आ गया हमारा क्या, देखिए नेफ्रॉन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में। रीनल कार्पस्कल, रीनल कार्पस्कल हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया हमारा, ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है माय डियर। अब रीनल कार्पस्कल में कितने पार्ट आ गए हमारे, 2 पार्ट आ गए। पहला क्या है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या आ गया, ग्लोमेरुलस। दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा हमारा, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। ठीक है माय डियर। इसके रीनल ट्यूब्यूल्स में चले, रीनल ट्यूब्यूल्स में हमारे देखिए पार्ट कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला जो पार्ट आएगा हमारा क्या आएगा, पीसीटी। सबसे बोमेन कैप्सूल के बाद में आपको ये रेड कलर में क्या दिख रहा है, पीसीटी। पीसीटी का मतलब है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, पीसीटी का क्या हो गया, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। सेकंड पार्ट इसमें क्या आता है, देखिए नीचे की साइड पीसीटी, ये क्या है, पीसीटी यहाँ तक है। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, पीसीटी की साइज कम होने लग जाती है। देखिएगा ये जो आप डिसेंडिंग देख रहे हो, ये क्या है, पीसीटी की साइड हल्की कम होने लग गई, हल्की कम होने लग गई। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे हम, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट। क्या बोल दिया इसको,
थिक डिसेंडिंग, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट। ठीक है माय डियर। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, जो ये यू शेप में आपको दिख रहा है नीचे, यू शेप में आपको दिख रहा है, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हेयर पिन, हेयर पिन बैंड। क्या बोल दिया, हेयर पिन बैंड। जो फीमेल्स होती है वो क्या करती है, एक पिन का यूज करती है जूड़ा बनाने के लिए, जूड़ा बनाने के लिए यू शेप पिन का यूज करती है। तो यू शेप भी, उस पिन की साइज भी कैसी होती है, शेप यू शेप की होती है। तो इसको भी क्या बोल दिया हमें, ये यू शेप की दिखाई देती है, तो इसको क्या बोल दिया, लूप ऑफ हेलने या हेयर पिन बैंड। हेयर पिन बैंड में हमें देखने को मिलेगी तीन स्ट्रक्चर, कौन कौन सी, देखिए लूप ऑफ हेलने में जो नीचे की साइड आ रही है, जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये वाली जो ऊपर से नीचे आ रही है, इसको क्या बोल देंगे, ये साइज में कैसी है, शेप में कैसी है, थिन है, ये क्या है, थिन है। और नीचे की साइड आ रही है तो थिन डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या हो गई हमारी थिन डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स। बीच में हमारा क्या आ जाएगा, हेयर पिन बैंड, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी थिन है, तो इसको बोल दिया थिन, लेकिन असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, तो यहाँ से यूरिन क्या जा रहा है, ऊपर की साइड, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग। तो थिन असेंडिंग, थिन असेंडिंग ट्यूब्यूल्स, ये क्या हो गया हमारा, थिन असेंडिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है माय डियर। उससे थोड़ा ऊपर चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भी थिक था, ये भी थिक है, तो यहाँ क्या आ गया, थिक, साइज में हमें मोटा देखने को मिल रहा है ट्यूब्यूल्स, तो क्या हो गया, थिक असेंडिंग ट्यूब्यूल्स या सेगमेंट। तो ये हो गया हमारा थिक असेंडिंग सेगमेंट्स। इसके बाद में और ऊपर चलेंगे तो वही पीसीटी की सेम स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने, किसमें, डीसीटी में। ये था हमारा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये हो जाएगा हमारा क्या, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये क्या देखते हैं, ऊपर की साइड देखने को मिलता है प्रोक्सिमल, और बाद में नीचे की साइड हमें देखने को मिलता है क्या, डिस्टल। तो ये इसका नाम हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यूरिन किस में चले जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। बहुत सारी हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है, और उनमें बहुत सारे नेफ्रॉन क्या करते हैं, यूरिन का या फिर जो फिल्ट्रेशन होता है उसका ड्रेनेज कर देते हैं, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। इसमें आपको देखिए हर जगह आपको छोटी छोटी ब्रांच दिख रही है, किसकी, कलेक्टिंग डक्ट की। हर ब्रांच में क्या होता है, एक नेफ्रॉन अपना जो एक्सक्रेटरी पार्ट है वो ड्रेन करता है, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ से देखिए इसने ड्रेन कर दिया, इस नेफ्रॉन ने, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन ड्रेन कर देगा, यहाँ से तीसरा नेफ्रॉन ड्रेन कर देगा। ऐसी हजारों लाखों की संख्या में कलेक्टिंग डक्ट में क्या करते हैं, नेफ्रॉन अपने जो फिल्ट्रेशन होता है उसको ड्रेन करते हैं माय डियर। तो ये हो गई हमारी क्या, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या है, एंड पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, क्या है, कलेक्टिंग डक्ट एंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अब एक एक की हम बात कर लेंगे, किसकी, रीनल कार्पस्कल की पहले बात कर लेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। फिर रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे, उसमें पढ़ेंगे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, लूप ऑफ हेलने, और उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, थिक असेंडिंग सेगमेंट, ठीक है, असेंडिंग सेगमेंट। उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, डीसीटी, क्या आ गया, डीसीटी। डीसीटी के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी के बाद में हमारा क्या आ गया, कलेक्टिंग डक्ट। ओके माय डियर, आपको समझ में आया होगा ये क्या स्ट्रक्चर। अब एक एक की बात कर लेते हैं। अब एक एक की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा ग्लोमेरुलस वाला पार्ट। कौन सा, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट। ग्लोमेरुलस पहला पार्ट क्या आ गया हमारा, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट। अब देखिएगा ग्लोमेरुलस में क्या होता है, कैपिलरीज होती है, क्या, रीनल कैपिलरीज होती है। और इस जो आती है, जो कैपिलरीज बोमेन कैप्सूल की तरफ या ग्लोमेरुलस की तरफ एंटर करती है, उसको क्या बोलते हैं, अफरेंट आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हैं, अफरेंट आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स मतलब आर्टरी का छोटा वाला पार्ट, आर्टरी का सबसे छोटा वाला पार्ट क्या है, अफरेंट, ये आर्ट्रियोल्स है। तो यहाँ क्या हो गई, अफरेंट आर्ट्रियोल्स। अफरेंट मतलब जो एंटर कर रही है, और इफरेंट मतलब जो एग्जिट कर रही है, क्या, इफरेंट मतलब
जो एग्जिट कर रही है, ई से इफ्रंट और ई से एग्जिट, ठीक है, ई से इफ्रंट और ई से एग्जिट। तो आपको ध्यान रखना है, अफ्रंट आर्टियोल्स कम टू द ग्लोमेरुलस, अफ्रंट आर्टियोल्स कम टू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ये वाला पार्ट क्या है हमारा, कैपिलरीज का है, जो गुच्छा हमें देखने को मिलता है, ये बीच में हमें गुच्छा देखने को मिल रहा है, क्या है, कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है। इसके बाद में हमें जो फिल्ट्रेशन के बाद आगे के साइड जो देखने को मिलेगी ट्यूब्यूल्स, वो क्या है, इफ्रंट आर्टियोल्स है। क्या है, इफ्रंट आर्टियोल्स। इफ्रंट आर्टियोल्स डायमीटर में अफ्रंट आर्टियोल से कम होती है। अफ्रंट आर्टियोल का डायमीटर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, इफ्रंट आर्टियोल्स का डायमीटर कम होता है, ठीक है माय डियर। और इसी के प्रेशर से क्या होता है, यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज है, अब उन पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ता है तो यूरिन फिल्टर होता है, उनमें छोटे छोटे फेनेस्ट्रा होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, तो प्रेशर पड़ने से यूरिन उसमें से क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो इस तरीके से यूरिन हमारा किस में आ जाएगा, बोमेंस कैप्सूल में आ जाएगा। बोमेंस कैप्सूल में हमें दो लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल में हम दो लेयर देखने को मिलेगी, अंदर वाली जो लेयर होती है विसरल लेयर, और बाहर वाली होती है पेराइटल, बाहर वाली होती है पेराइटल लेयर। तो पहले ग्लोमेरुलस की बात कर लेते हैं। तो ग्लोमेरुलस में क्या आएगा, इट इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। क्या देखने को मिल रहा है हमें, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। टफ्ट का मतलब गुच्छा, टफ्ट का मतलब गुच्छा या समूह। तो हमें कैपिलरीज का जो समूह देखने को मिलता है, जो गुच्छा देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। इट इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है माय डियर। ये क्या है, नेटवर्क है कैपिलरीज का, क्या, ग्लोमेरुलस। अब इसमें जो आने वाली वेसल्स है उसको क्या बोल देंगे, अफरेंट आर्टियोल्स। तो विच ब्लड वेसल्स, विच विच आर्टियोल्स, या फिर ब्लड वेसल लिख लो, विच ब्लड वेसल्स कम टू द ग्लोमेरुलस, कम टू द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है हमारा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। तो विच ब्लड वेसल कम टू द ग्लोमेरुलस, कम टू द ग्लोमेरुलस कॉल्ड क्या, अफरेंट आर्टियोल्स, अफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है माय डियर। क्या हो गया, विच ब्लड वेसल कम टू द ग्लोमेरुलस कॉल्ड क्या, अफरेंट आर्टियोल। जो ग्लोमेरुलस की तरफ आ रही है ब्लड वेसल, उसको क्या बोल देंगे, अफरेंट आर्टियोल। और जो जा रही है, गो अवे, विच ब्लड वेसल्स, विच ब्लड वेसल्स गो अवे, गो अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, फ्रॉम फ्लो फ्रॉम ग्लोमेरुलस क्या हो जाएगा, इफरेंट आर्टियोल्स कॉल्ड इफरेंट आर्टियोल्स, ठीक है माय डियर। आपको समझ में आया होगा क्या, आने वाली कैपिलरीज, आने वाली ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, अफरेंट आर्टियोल्स, और एग्जिट करने वाली ई से एग्जिट, ई से इफरेंट, एग्जिट करने वाली कैपिलरीज हमारी ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, इफरेंट आर्टियोल्स। इसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, देखिएगा, ये जो कैपिलरीज है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज या रीनल कैपिलरीज। तो ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज होती है, इसमें हमें इनसाइड क्या देखने को मिलती है, एंडोथेलियल सेल। तो इन कैपिलरीज, इन कैपिलरीज इनसाइड प्रेजेंट, इनसाइड प्रेजेंट एंडोथेलियल सेल, कौन सी, एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल कैपिलरीज में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इन एंडोथेलियल सेल में क्या होते हैं, छोटे छोटे फेनेस्ट्रा पाए जाते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपने। इसके बाद में क्या आ जाता है, एंडोथेलियल सेल के आगे बात करें हम, तो एंडोथेलियल सेल होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे फेनेस्ट्रा पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे होल पाए जाते हैं। तो बिटवीन एंडोथेलियल सेल,
बिटवीन एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट क्या फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा या इसको बोल देंगे होल। ठीक है। इन एंडोथेलियल सेल में जो कैपिलरीज में होती है इनसाइड, उनमें क्या क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा बोलते हैं। इसकी साइज कितनी होती है, 0.32 सॉरी 0.721 माइक्रोन 0.721 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, साइज होती है किसकी, फेनेस्ट्रा की। इतने से होल में से क्या होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है 0.7 से 1 माइक्रोन। केवल इसी शेप के, इसी साइज के जो पार्टिकल्स होंगे वो फेनेस्ट्रा से क्या कर पाएंगे, लीकेज कर पाएंगे, और इसी प्रकार क्या होता है, हमारे यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है माय डियर। तो एंडोथेलियल सेल हो गई, उसमें क्या आ गए, हमारे फेनेस्ट्रा आ गए। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें किसकी, इसके नीचे आएंगे हम, क्या देखने को मिल रही है, नीले कलर की एक लेयर देखने को मिल रही है, उसको क्या बोल देंगे हम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट, ये क्या है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या काम करती है, नेगेटिव चार्ज का काम करती है। किसको, जो ब्लड फ्लो आ रहा है, जो ग्लोमेरुलस से ब्लड फ्लो आ रहा है, उसको नेगेटिव प्रेशर देने का काम करती है। उसमें मान लो, इसमें प्रेशर मान लो कितना है, 55 एम ऑफ एच जी प्रेशर है। तो ये क्या करेगी, कुछ हल्का प्रेशर अगेंस्ट लगाएगी, उसको पीछे की साइड धकेलेगी। अब पीछे की साइड धकेलेगी तो दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा, तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उस तरफ फ्लो हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी क्या करती है, इस तरफ प्रेशर लगाती है, ये भी इस तरफ प्रेशर लगाती है, और ये भी इस तरफ प्रेशर लगाती है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, इस तरीके से प्रेशर लगता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या काम करती है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करती है। और क्या काम करती है, चार्ज वेरिएशन का काम करती है, चेंज्ड बैरियर का काम करती है। चेंज बैरियर का काम करती है। पॉजिटिव जो प्रेशर आ रहा है उसको नेगेटिव प्रेशर डालती है उस पर, तो क्या काम करती है, चेंज बैरियर का काम करती है। इसके बाद में हम बात करें किसकी, बोमेंस कैप्सूल की। बोमेंस कैप्सूल की बात करें, किसकी बात करें, हमारा सेकंड पार्ट क्या आ गया, बोमेन कैप्सूल। अब देखिए बोमेंस कैप्सूल क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर है, क्या है, इट इज ए कप शेप स्ट्रक्चर। बोमेंस कैप्सूल क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप किस शेप में दिख रही है, हमें कप शेप में दिख रही है। और कप के अंदर वाले पार्ट में जो डिप्रेस पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस सिचुएटेड होता है। जो कैपिलरीज वाला पार्ट है वो सिचुएटेड होता है। तो बोमेंस कैप्सूल क्या हो गया, हमारा कप शेप स्ट्रक्चर हो गया। इसमें दो लेयर पाई जाती है, कौन कौन सी लेयर, इसमें दो पाई जाती है, कौन कौन सी, विसरल लेयर, विसरल लेयर, दूसरी पाई जाएगी पेराइटल लेयर, दूसरी पेराइटल लेयर। विसरल लेयर इसको क्या काम करती है, इसको फैलने का काम करती है। विसरल लेयर इसको क्या काम करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट पे काम करती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट में काम करती है। पेराइटल लेयर क्या काम करती है, फाइब्रस टिश्यूज की बनी होती है पेराइटल, तो क्या काम करेगी, प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। वोमेन्स कैप्सूल में भी क्या पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं, फेनेस्ट्रा पाए जाते हैं, स्पेस पाए जाते हैं। क्या स्पेस पाए जाते हैं, उस भाई इसमें स्पेस है तो यहाँ से तो यूरिन आ गया, अब इसमें भी तो होल होने चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ताकि यूरिन को अंदर रिसीव कर पाए। ठीक है। तो इसमें भी क्या होते हैं, स्पेस पाए जाते हैं वोमेन्स कैप्सूल में, जिनको क्या बोलते हैं, वोमेन वोमेन स्पेस बोलते हैं, वोमेन स्पेस बोलते हैं। इसकी साइज कितनी होती है, इसकी साइज होती है 200 से 250 माइक्रोमीटर। कितनी साइज हो गई इसकी, 200 से 250 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है। तो जो बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फेनेस्ट्रा होते हैं,
बहुत सारे फेनेस्ट्रा से यूरिन आ रहा है, तो इसकी साइज क्या होती है, ज्यादा होती है स्पेस की, तो अच्छे से यूरिन को कलेक्ट कर लेती है और किसमें वोमेन कैप्सूल क्या कर लेता है, अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करने के बाद कहाँ भेज देगा, पीसीटी में। तो ये हो गई हमारे वोमेन्स कैप्सूल की बात। इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, वोमेन्स कैप्सूल में टिश्यू पाया जाता है कौन सा, सेक्वामस, सेक्वामस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा, सेक्वामस एपिथेलियम टिश्यू। और इसमें क्या पाया जाता है, एंडोथेलियल सेल पाई जाती है। सेक्वामस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा। और दो लेयर हो गई हमारी, विस्लर और पेराइटल। इसमें जानने के लिए केवल इतना ही है, वोमेन्स कैप्सूल क्या करता है, रिसीव करता है यूरिन का, रिसीव यूरिन फ्रॉम ग्लोमेरुलस, रिसीव यूरिन लिख लो या फिर रिसीव फिल्टर पार्ट, फिल्टर मटेरियल लिख लो। फिल्टर मटेरियल को क्या करता है, रिसीव करता है कौन, हमारा वोमेन्स कैप्सूल। तो इसमें इतना ही है वोमेन्स कैप्सूल में। वोमेन्स कैप्सूल के हम आगे चलते हैं, ये दोनों पार्ट्स हमारे क्या हो गए, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट और वोमेन्स कैप्सूल वाला। किसकी बात हो गई हमारी, रीनल कार्पस्कल की। अब आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आ गया, ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट। अब देखिएगा ट्यूब्यूल्स में थर्ड पार्ट आ जाएगा हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में पहला पार्ट आएगा क्या हमारा, पीसीटी। ट्यूब्यूल्स का फर्स्ट पार्ट है क्या, पीसीटी। सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारा क्या, ठीक है, डिसेंडिंग सेगमेंट। ठीक है, एक एक की हम डिस्कशन पहले हम उतार लेते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग सेगमेंट। थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा हमारा, लूप ऑफ हेलने, लूप ऑफ हेलने। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगी, थिन, थिन डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग सेगमेंट। यहाँ क्या है, थिक है, और यहाँ क्या है, थिन है। तो पहला पार्ट इसमें क्या देखने को मिला, थिन, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। दूसरा पार्ट आ गया हमारा हेयर पिन बैंड, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या आ गया, हेयर पिन बैंड। थर्ड पार्ट क्या आ गया हमारा, थिन असेंडिंग ट्यूब्यूल्स। देखिए यहाँ भी थिन है, यहाँ भी थिन है, लेकिन यहाँ डिसेंडिंग है, यहाँ क्या जा रहा है, असेंडिंग। तो थिन असेंडिंग सेगमेंट या ट्यूब्यूल्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ट्यूब सेगमेंट भी लिख सकते हैं और ट्यूब्यूल्स भी लिख सकते हैं। तो थिक असेंडिंग सेगमेंट आ गया, थिन असेंडिंग सेगमेंट। ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, लूप ऑफ हेनले। तो ये पार्ट हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले। अब थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या आ जाएगा, थिक असेंडिंग सेगमेंट। अब यहाँ भी थिक है और यहाँ भी थिक है, पहले थिक आएगा फिर थिन आएगा और फिर वापस क्या आ जाएगा, थिक पार्ट आ जाएगा, थिक असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग सेगमेंट। ठीक है, ठीक है, असेंडिंग सेगमेंट। ठीक, असेंडिंग सेगमेंट के बाद हमारा क्या आ गया, डीसीटी। क्या आ गया, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डीसीटी के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, सिक्स पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हो गया हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट। क्या क्या आ गया हमारा, पीसीटी आ गया, पीसीटी आ गया, ये वाला पार्ट क्या आ गया, पीसीटी। फिर आ जाएगा थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट। फिर आ जाएगा हमारा क्या, लूप ऑफ हेलने। क्या आ जाएगा, लूप ऑफ हेलने। लूप ऑफ हेलने में हमारा आ गया थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, फिर हेयर पिन बैंड, फिर थिन असेंडिंग सेगमेंट। उसके बाद में आ जाएगा हमारा क्या, थिक असेंडिंग सेगमेंट, थिक असेंडिंग सेगमेंट। उसके बाद में आ जाएगा हमारा क्या, डीसीटी, और उसके बाद में आ जाएगी हमारी कलेक्टिंग डक्ट। अब एक एक की बात हम कर लेते हैं, एक एक पार्ट्स की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, पहला पार्ट है हमारा पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या है, पीसीटी।
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसकी हम बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, 100% रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, 100% रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। किसका, एमिनो एसिड का, ग्लूकोज का, मिनरल्स का, विटामिन का, और सारे जो भी हमारे यूजफुल सब्सटेंस है, हार्मोन है, एंजाइम है, कोई भी एंजाइम आ गया मान लो इसके अंदर फिल्टर होके, तो सबका 100% रीअब्जॉर्प्शन वापस से किसके में कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, पीसीटी के द्वारा, और कहाँ से डाल दिया जाता है, ब्लड वेसल्स में। तो इसमें आगे क्या, हमारे एंजाइम। तो ये सब पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, 100% रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, किसके द्वारा, पीसीटी में। इसमें इन पार्टिकल्स का तो 100% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो हमारे वेस्टेज है, तो वेस्टेज में भी अगर मान लो कुछ बॉडी को चाहिए तो उनमें कितना परसेंट, 65% रीअब्जॉर्ब किया जाता है, 65% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, पीसीटी के द्वारा। क्यों कर लिया जाता है, इतना रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के द्वारा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें टिश्यू कौन सा पाया जाता है, इसमें टिश्यू पाए जाते हैं कुबोइडल एपिथेलियम, कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू विथ ब्रश बॉर्डर, विथ ब्रश बॉर्डर। अब ब्रश बॉर्डर क्या होती है, इससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे हेयर लाइक इसमें क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो क्या करती है, ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है और ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। तो इसमें कौन से टिश्यू पाए जाएंगे, कुबोइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर, विथ ब्रश बॉर्डर। इसकी साइज शेप की बात करें, लेंथ इसकी कितनी होती है, लेंथ इसकी होती है 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। डायमीटर की अगर बात करें तो डायमीटर हमें इसका कितना देखने को मिलेगा, 55 माइक्रोमीटर, 55 माइक्रोन मीटर, 55 माइक्रोन मीटर हमें इसका डायमीटर देखने को मिलेगा, ज्यादा डायमीटर में होती है। टिश्यू हमें कौन से देखने को मिलेंगे, कुबोइडल एपिथेलियम। लेंथ कितनी देखने को मिलेगी, 14 माइक्रोन मीटर। तो ये हो गई हमारी पीसीटी के बारे में बात। अब सेकेंड ट्यूबल्स की बात करते हैं। समय का अभाव है माय डियर, जल्दी जल्दी थोड़ा हम देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। सेकंड पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट। थिक डिसेंडिंग सेगमेंट पे हम क्या देखेंगे, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। ट्यूबल्स का कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। इसकी हम लेंथ की बात करें, ठीक है, लेंथ की बात करें, लेंथ इसकी होती है 9 मिलीमीटर, कितनी होती है, 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। डायमीटर की बात करें, डायमीटर होता है इसका 50 माइक्रोन मीटर, कितना होता है, 50 से 55 माइक्रोमीटर भी देखने को मिल सकता है, 50 से 55 माइक्रोन मीटर, ठीक है माय डियर। टिश्यू कौन सा देखने को मिलेगा, टिश्यू की बात करें तो टिश्यू इसमें आता है वही सेम, कुबोइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर। इसमें भी यहाँ जो ये थिक वाला पार्ट है, इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रश ब्रश बॉर्डर देखने को मिलता है। तो इसमें आ जाएगा टिश्यू आ जाएगा इसमें कुबोइडल एपिथेलियल, कुबोइडल एपिथेलियल विथ ब्रश बॉर्डर, विथ ब्रश, विथ ब्रश बॉर्डर, ठीक है। इसमें भी कुबोइडल एपिथेलियल पाया जाएगा, विथ ब्रश बॉर्डर पाया जाएगा। सर्विस एरिया ज्यादा देखने को मिलेगा, थोड़ा हमें ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो ये हो गई हमारे किसकी, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट्स की बात। इसके बाद में आपको कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है लूप ऑफ हेलने। लूप ऑफ हेलने में हमने बताया कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, हेयरपिन बैंड, थिन असेंडिंग सेगमेंट। तो तीसरा पार्ट आ गया हमारा क्या, तीसरा पार्ट आ गया हमारा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में पहला पार्ट क्या आ गया हमारा, थिन डिसेंडिंग
थिन डिसेंडिंग सेगमेंट या ट्यूब्यूल्स। दूसरा पार्ट आ गया हमारा क्या, हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड। थर्ड पार्ट क्या आ गया हमारा, थिन असेंडिंग सेगमेंट, थिन असेंडिंग सेगमेंट। इन तीनों पार्टों को मिला के हम बात करें तो तीनों पार्टों की लेंथ कितनी होगी, तीनों पार्टों की हमारी क्या होगी, लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल 14 मिलीमीटर। जो हमारी पीसीटी की लेंथ थी 14 मिलीमीटर, वही लूप ऑफ हेलने की लेंथ हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, तीन स्ट्रक्चर आ रही है, थिन वाली, हेयरपिन बैंड वाली और थिन असेंडिंग ट्यूबल्स वाली। तो टोटल मिला के लेंथ कितनी हो गई, 14 मिलीमीटर। डायमीटर की बात करें, डायमीटर होता है इसका बिल्कुल कम, बिल्कुल सबसे महीन ट्यूबल्स होती है लूप ऑफ हेलने। तो डायमीटर हमें इसका देखने को मिलेगा कितना, डायमीटर हमें इसको देखने का मिलेगा 15 माइक्रोन मीटर, 15 माइक्रोन मीटर। टिश्यूज की बात करें, टिश्यू इसमें पाए जाते हैं क्या, फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू, फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू। कोई इसमें ब्रश वाटर नहीं पाई जाती, कोई इसमें सरफेस एरिया नहीं पाया जाता, इसमें केवल कुछ वाटर्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है और किसी पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता। तो फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू या इसको बोल देंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है माय डियर, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू या फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हो गई हमारे लूप ऑफ हेलने की बात। तीन पार्ट्स पाए जाते हैं, थिन हेयरपिन बैंड, थिन असेंडिंग सेगमेंट। 14 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है, 15 माइक्रोन मीटर इसके डायमीटर होता है। टिश्यू होते हैं इसमें फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू। अब फोर्थ पार्ट की तरफ आ जाइए। फोर्थ पार्ट हमारा कौन सा पाया जाएगा इसमें आगे के ट्यूबल्स में, देखिए फोर्थ पार्ट इसके बाद में लूप ऑफ हेलने के बाद हमारा आ जाता है थिक असेंडिंग सेगमेंट। तो फोर्थ पार्ट आ गया हमारा थिक असेंडिंग सेगमेंट, ठीक है असेंडिंग सेगमेंट। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, लेंथ की बात करें तो लेंथ हमें कितनी देखने को मिलेगी, 9 माइक्रोन मीटर, 9 मिलीमीटर कितनी देखने को मिलेगी हमें, 9 मिलीमीटर। ठीक है, डायमीटर की बात करें तो डायमीटर हमें कितना देखने को मिलेगा, डायमीटर हमें इसमें देखने को मिलेगा सेम इसके बराबर, कितना, 55 माइक्रोन मीटर, सॉरी 55 नहीं, 30 माइक्रोन मीटर। पीसीटी से थोड़ा कम डायमीटर होता है किसका, डीसीटी का। पीसीटी में हमारे कितना डायमीटर था, 50 से 55 डायमीटर था, और डीसीटी का डायमीटर कितना होगा, 30 माइक्रोन मीटर होगा। टिश्यू की बात करें तो इसमें भी क्या पाए जाते हैं, कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन विथआउट ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं, विथ आउट ब्रश बॉर्डर। इसमें कोई ब्रश बॉर्डर नहीं पाई जाती है माय डियर, इसलिए इसका सरफेस एरिया कम होता है और कम हमें इसमें रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो ब्रश बॉर्डर हमारी कहाँ कहाँ पाई जाएगी, एक तो पीसीटी में पाई जाएगी और एक थिक डिसेंडिंग सेगमेंट में पाई जाएगी। लूप ऑफ हेलने में हमारे कोई ब्रश बॉर्डर नहीं है, थिक असेंडिंग में कोई नहीं है और डीसीटी में भी ब्रश बॉर्डर नहीं है। कुबोइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाएगा, विथ ब्रश बॉर्डर, पीसीटी और थिक डिसेंडिंग सेगमेंट। यहाँ पे भी कुबोइडल एपिथेलियल है, यहाँ पे भी कुबोइडल एपिथेलियल है, लेकिन विथआउट ब्रश बॉर्डर। यहाँ क्या है, विथ ब्रश बॉर्डर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थिक डिसेंडिंग सेगमेंट्स की बात। इसके बाद में हमारा आ जाएगा क्या, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा डीसीटी। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, डीसीटी। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड की हम अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ भी हमें इसमें कितनी देखने को मिलेगी, 14 माइक्रोन मीटर, 14 माइक्रोन मीटर। ठीक है, कितनी देखने को मिलेगी, 14 माइक्रोन मीटर। अब देखिएगा पीसीटी में लेंथ कितनी थी हमारी, पीसीटी में थी हमारी वही 14 माइक्रोन मीटर, और डीसीटी में भी हमारी कितनी है, 14 माइक्रोन मीटर। तो पीसीटी और डीसीटी की लेंथ क्या हो गई, सेम हो गई। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर भी हमें लगभग सेम देखने को मिलता है, किसमें, डीसीटी में। वही हमें 50 से 55 माइक्रोन मीटर हमें डायमीटर देखने को मिलेगा, सेम टू पीसीटी। लेकिन यहाँ क्या डिफरेंट है, टिश्यूज का डिफरेंट है। टिश्यूज क्या पाया जाएगा इसमें, कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू विथआउट ब्रश बॉर्डर,
कोई ब्रश बॉर्डर हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है माय डियर। तो ये हो गई इसकी लेंथ की बात, डायमीटर की बात और टिश्यू की बात। पीसीटी और डीसीटी में क्या डिफरेंट है? पीसीटी में ब्रश बॉर्डर पाई जाती है, डीसीटी में कोई ब्रश बॉर्डर नहीं पाई जाती है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, लेंथ सेम है और डायमीटर सेम है, केवल टिश्यू डिफरेंट है। तो ये हो गई हमारे डीसीटी की बात। डीसीटी के आगे का ट्यूब्यूल्स हमारा क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलके क्या करते हैं? ड्रेन आउट करते हैं किसका? यूरिन्स का। अब बात कर ले हम किसकी? कलेक्टिंग डक्ट की। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में हमारा कौन सा पार्ट है? सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। क्या है हमारा? कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में देखिएगा कितने सारे नेफ्रॉन्स है, बहुत मिलियंस की संख्या में क्या है? नेफ्रॉन्स है। अलग अलग कुछ कलेक्टिंग डक्ट होती है जिसमें क्या करते हैं? कुछ हजारों या कह लो हजारों नेफ्रॉन क्या करते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में क्या करते हैं? अपना यूरिन ड्रेन आउट करते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट का लेंथ का बात कर लीजिए पहले। लेंथ इसकी क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट की लेंथ इसकी लगभग होती है 22 माइक्रोन, 22 मिलीमीटर। क्या होती है लेंथ? 22 मिलीमीटर। डायमीटर की बात कर लीजिए। डायमीटर इसका हमें कितना देखने को मिलता है? डायमीटर हमें इसमें देखने को मिलता है 40 से 200 माइक्रोन मीटर। 40 से 200 माइक्रोन मीटर डायमीटर हमें इसको ज्यादा देखने को मिलता है। टिश्यूज की बात करें, टिश्यू इसमें कौन से पाए जाते हैं? टिश्यू इसमें पाए जाते हैं कुबोइडल एपिथेलियम। वही सेम कुबोइडियल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। कुबोइडल हमें पीसीटी में भी, फिग में भी, केवल हमें लूपो फैलने में फ्लैट एपिथेलियल देखने को मिलेगा। बाकी सब में हमें क्या देखने को मिलेगा? सारे ट्यूब्यूल्स में कुबोइडल एपिथेलियल देखने को मिलेगा। कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। कोई ब्रश बॉर्डर इसमें नहीं पाई जाती है। यहाँ भी केवल क्या होता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। किसका? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हो गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट की बात। क्या करती है? यूरिन रिसीव। यूरिन रिसीव फ्रॉम किससे रिसीव करती है? डीसीटी से, फ्रॉम डीसीटी। ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट फिर किस में डाल देती है? ड्रेन आउट यूरिन किस में डाल देगी? इन किसमें डाल देगी? हमारे जो पेपिलरी डक्ट होती है उसमें डाल देगी। ड्रेन आउट यूरिन इन पेपिलरी डक्ट। पेपिलरी डक्ट में क्या कर देगी? हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट है वो यूरिन का ड्रेन आउट कर देगी। तो ये हो गई हमारे कुछ नेफ्रॉन्स की बात और रीनल ट्यूब्यूल्स की बात। एक एक ट्यूब्यूल्स की हमने बात कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। क्या? सबसे पहला पार्ट था हमारा ग्लोमेरुलस, उसके बाद में आया बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद में हमारा ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। पीसीटी, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, लूप ऑफ हेलने, थिक असेंडिंग सेगमेंट, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। अब एक थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं हम इसमें किसकी? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। टाइम हमारा आज नहीं हो पाएगा इसमें, तो हम जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स है वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे माय डियर। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। लगे रहिए, बने रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी दोस्तों। थैंक यू।